हेलो। नमस्कार बच्चों। हिंदी की ग्रामर में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। कल के सेशन में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा किसे बोला जाता है, क्या उसके उदाहरण हैं। तो आज के सेशन में हम लिपि के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। तो सब शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको इन सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां से जाकर उसको ज्वाइन करने के बाद आप सभी जो सेशन की पीडीएफ है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज करते हैं लिपि। लिपि का मीनिंग होता है, यानी कि लिपि का अर्थ है लिपना या फिर पोतना। यानी कि विचारों को लिपना और लिखना ही लिपि कहलाता है। यानी कि कैसे हम अपने विचारों को लिख सकते हैं, किस कैसे जो है उनको अच्छी ढंग से हम लिख पाएंगे, इसको बोला जाता है लिपि। जैसे कि हिंदी और संस्कृत की भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। और अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। और पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरमुखी है। और उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है कि किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीजें होती हैं। भाषा वो चीज होती है जो बोली जाती है। लिखने को तो इसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। किसी एक भाषा को उसी की सामान्य लिपि से दूसरी भाषा में लिखने, इस तरह के जो है वास्तविक अनुवाद ना हुआ हो, इसे जो है लिपांतरण कहा जाता है। उसके बाद यद्यपि संसार भर में प्रयोग हो रही भाषाओं की संख्या की अब भी हजारों है। यद्यपि इस समय इन भाषाओं को लिखने के लिए केवल लगभग 2 दर्जन ही लिपियों का प्रयोग किया जाता है। अगर और भी गहराई में जाने पर पता चलता है कि संसार में केवल 3 प्रकार की ही मूल लिपियां हैं। और ये जो है वो लिपियों के प्रकार है, वो कौन कौन सी लिपियां हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहली आती है चित्रलिपि, यानी कि आइडियोग्राफिक स्क्रिप्ट, जो कि चाइना में, जापान में, कोरिया में प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद ब्रह्मी से उत्पन्न लिपियां, यानी कि जो ब्रह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, जैसे कि देवनागरी। देवनागरी के बाद जो है दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया में प्रयुक्त लिपियां। तथा नेक्स्ट वन इज दी फोनेशियन से उत्पन्न लिपियां, संप्रीति यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका में प्रयुक्त लिपियां। ये तीनों लिपियों के जो है अलग अलग क्षेत्र में विकसित हुई, जो कि पर्वत एवं मरुस्थल के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट वन आती है अल्फाबेटिक लिपियां। अल्फाबेटिक लिपियां उनको बोला जाता है इस स्वर में अपने पूरे अक्षर दूसरे के लिए व्यंजन के बाद आते हैं। जैसे कि लैटिन लिपि, जो कि रोमन लिपि, यानी कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पश्चिमी एंड मध्य यूरोप की सारी भाषाएं। उसके बाद यूनानी लिपि, जैसे कि यूनानी भाषा, कुछ गणितीय चिन्ह जो है वो यूनानी लिपि में आते हैं। उसके बाद अरबी लिपि, जैसे कि उर्दू की, अरबी की, फारसी की और कश्मीरी की जो है वो अरबी लिपि है। उसके बाद इब्रानी लिपि। इब्रानी लिपि जो है वो इब्रानी लैंग्वेज की है। और सिरिलिक लिपि रूसी, सोवियत संघ की ज्यादातर भाषाओं में जो है यूज की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें अल्फा सिलिबिक लिपियां, यानी कि अल्फा सिलिबिक लिपियां कौन सी हैं। इसकी हर एक इकाई की अगर एक या अधिक व्यंजन होते हैं और उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। अगर इकाई में व्यंजन नहीं होता तो स्वर जो है पूरा चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि कौन कौन सी लिपियां, जैसे कि देवनागरी। देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी, उर्दू, यानी कि नस्लक्ष्मण लिपि भी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। उसके बाद ब्रह्मी लिपि प्राचीन काल में संस्कृत और पाली, गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। उसके बाद तमिल लिपि, तमिल जो है वो तमिल की है। गुजराती लिपि गुजराती की। बांग्ली लिपि जो है वो बांग्ला की है। और भारत में अन्य लिपि जैसे कि कानो लिपि, जो कि जापानी लिपि है। उसके बाद चित्र लिपियां, ये सरलीकृत चित्र होते हैं। जैसे कि प्राचीन मिशर लिपि, में जो मिशर में यूज की जाती थी। चीनी लिपि, जो कि चीन में यूज की जाती थी। और कांजी लिपि, जो कि जापानी में यूज की जाती थी। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम देवनागरी लिपियां और अन्य लिपियों के जो है रूपांतरण, जैसे कि आइस्टर्न रूपांतर,
निरूपण देवनागरी को लैटिन यानी कि रोमन में परिवर्तित करने का आधुनिकतम और अक्षम तरीका है। आजकल अनेक कंप्यूटर प्रोग्राम उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हम देवनागरी के लिखे पाठ को किसी भी भारतीय लिपि में जो है बदला जा सकता है। कुछ ऐसे भी कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जिनकी सहायता से देवनागरी में लिखे पाठ को लैटिन, अरबी, चीनी, त्रिलिंग, आईपीए आदि में जो है बदला जा सकता है। और यूनिकोड के पदार्पण के बाद देवनागरी को रोमनीकरण अब अनावश्यक होता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कंप्यूटर पर देवनागरी को पूर्ण समर्थन मिलने लगा है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बातें हम बाकी की बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।